नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने की संसद भंग करने की घोषणा। संसद भंग करने के बाद देश में अंतरिम सरकार का होगा गठन। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बन सकते हैं अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार। बांग्लादेश की ताज़ा स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों को दी जानकारी। कहा, बांग्लादेश में बदलती हर स्थिति पर भारत की लगातार नजर। बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर संसद में हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा और विदेश मंत्री समेत विभिन्न दलों के नेता रहे मौजूद। मुद्दे पर सभी का सर्वसम्मत समर्थन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। भारत वंशियों को संबोधन में राष्ट्रपति ने दोहराई दोनों देशों के बीच संबंधों के बीच प्रतिबद्धता। कहा, प्रवासी भारतीयों को दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए देखना बेहद सुखद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को दी बधाई। कहा, ये प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण। और पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। पहले ही थ्रो में पार किया क्वालिफिकेशन मार्क। विनेश फोगाट की क्वार्टर फाइनल में दमदार एंट्री। भारतीय हॉकी टीम का फाइनल में पहुंचने का इरादा बुलंद। सेमीफाइनल में जर्मनी से आज होगा सामना। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश की संसद आज भंग कर दी गई। बांग्लादेश राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ देने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तय समय सीमा में संसद भंग नहीं की गई तो सख्त कदम उठाएंगे। इस चेतावनी के कुछ घंटे बाद ही बांग्लादेश संसद भंग करने की घोषणा की गई। ऐसे में जल्द ही नई सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम सलाहकार प्रमुख के रूप में प्रस्तावित किया है। छात्र आंदोलन के प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम ने आज इस संबंध में एक वीडियो संदेश दिया और अपनी बात रखी। छात्र आंदोलन के समन्वयकों का दावा है कि यूनुस इस भूमिका को निभाने के लिए सहमति उन्होंने जताई है। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख आज इस संबंध में छात्र नेताओं से मुलाकात करेंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश में शुरू हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत ने दोनों देशों की सीमा रेखा पर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही भारत बांग्लादेश पेट्रापोल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश गए सभी ट्रक चालकों को बीएसएफ ने वापस भारत बुला लिया है। पेट्रापोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश पेट्रापोल सीमा पहुंचे। इस सीमा रेखा को पहले ही बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश में शुरू हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच दोनों देशों की सीमा रेखा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि भारत से बांग्लादेश गए सभी ट्रक चालकों को भी बीएसएफ ने वापस भारत बुला लिया है। पेट्रापोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों को बांग्लादेश की स्थिति से अवगत कराया। राज्यसभा में बांग्लादेश को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार वहां की परिस्थितियों पर करीबी नजर रखे हुए है। वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर संजीदा है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय हैं, जिसमें से 9,000 छात्र हैं। इनमें अधिकांश स्टूडेंट जुलाई माह में ही भारत आ चुके हैं और जो आना चाहते हैं उनके लिए सुरक्षित प्रयास जारी हैं।
We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna, and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां तेजी से बेकाबू हुए हालात के बाद बहुत कम समय में शेख हसीना ने भारत आने की अनुमति मांगी, जिसे भारत ने मंजूर किया। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए ढाका में स्थित सिख धार्मिक स्थलों और देश में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा की मांग की है। रवनीत बिट्टू ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को एक आधिकारिक पत्र लिखते हुए आग्रह किया कि वे बांग्लादेश में सेना के अधिकारियों के समक्ष गुरुद्वारा नानक शाही और गुरुद्वारा संगत टोला की सुरक्षा का मुद्दा उठाएं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सिखों की आबादी बहुत कम है और कुछ भारत विरोधी तत्व धार्मिक स्थलों पर उत्पात मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय सिख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने बांग्लादेश और भारत में सिख समुदाय को आश्वासन दिया कि भारत सरकार सिख तीर्थ स्थलों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खातों में मिनिमम बैलेंस न होने के कारण बैंकों द्वारा पैसा वसूलने से जुड़े सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। Member is talking about banks collecting money for basic minimum balance which is not there in the account. That doesn't apply to PM Jandan accounts and the basic accounts of the poor people. It is only for others whose minimum balance is expected to be a certain level. That is already a very clear statement which we have said in several occasions. I'm happy to say it even now. राज्यसभा में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश की 67% जनता लाभान्वित हो रही है।
देश में इस समय 1% से भी कम जनसंख्या एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत आती है। One thing is very important. NFSA, National Food Security Act was passed, but जाते जाते करके गया है। कोई ये रूल नहीं बनाया था और 2 रुपये 3 रुपये ऐसा कुछ रख के गए थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का बड़ापन है। प्रधानमंत्री जी पहले 8 कंपोनेंट पे, शुरुआत में कोविड में पहले 7 महीने, बाद में 8 महीने, ऐसे करते करते देन फ्रॉम 24 January we have totally extended up to 5 years, full free of cost, sir, full free of cost. As I have earlier said, मैंने पहले जैसे बताया, this is the largest ever food security scheme, sir. Number 2, as on date, sir, 67% of the population on an average, it is covered, sir. आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर GS ढिल्लों की जयंती है। इस अवसर पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर GS ढिल्लों को नमन किया। लोकसभा में आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के एक सवाल पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि वामपंथ खत्म करने के लिए बंगाल जैसा मॉडल लागू करे। दरअसल सौगत राय ने केंद्र सरकार को ये कहकर घेरने की कोशिश की कि वो कई राज्यों में वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में नाकामयाब है। सवाल यही है कि वह केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछने चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान सुबह में 100 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और भारतीय उच्चायोग के चांसरी परिसर के लिए परियोजना स्थलों के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इससे पहले राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि फिजी में उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे घर पर हैं। उन्होंने इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन के लिए फिजी सरकार को धन्यवाद दिया, जिसमें उन्हें भारतीय मूल के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अपने दोनों देशों के बीच की मित्रता के लिए जीवंत पुल का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक जीवंत पुल, लिविंग ब्रिज के रूप में भूमिका निभाए हैं। जहां भारतीय प्रवासियों ने लगभग हर देश में अपनी छाप छोड़ी है, वही फिजी में आपकी असाधारण यात्रा विशेष रूप से दुनिया के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में आगे कहा कि प्रवासी भारतीयों को दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए देखना बेहद सुखद है। राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं।
इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि भारत दुनिया भर में बसे प्रवासी भारतीयों को अपने सपनों का भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार एवं स्टेक होल्डर के रूप में देखता है। हम दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीय समुदाय को अपने सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार और स्टेक होल्डर्स के रूप में देखते हैं। एक ऐसा भारत जो मानव प्रयास के हर क्षेत्रों में किसी से पीछे नहीं होगा। एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया के लिए विकास का इंजन बनेगा। एक ऐसा भारत जो विश्व बंधु के रूप में दुनिया का सच्चा मित्र बना रहेगा। हमारे प्रवासी भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को और गहरा करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड या OCI कार्ड सहित कई पहलू शुरू की है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह में फिजी संसद को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत को वैश्विक दक्षिण की एक शक्तिशाली आवाज बताया। I would like to express my deep appreciation for the strong democratic ethos in Fiji. Each one of you has a very solemn responsibility for serving the people of this beautiful country. Despite the vast difference in our size, both our countries have much in common, including our vibrant democracies. Almost 10 years ago, speaking in this same hall, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, had underlined some basic values that unite India and Fiji. These include our democracy, the diversity of our societies, our creed that all human beings are equal, and our commitment to the liberty, dignity, and rights of every individual. These shared values are eternal and shall continue to guide us ahead. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी में राष्ट्रपति विलियम कार्टोनेवेरे ने उन्हें स्टेट हाउस में इस सम्मान से नवाजा। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जताई। राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी गणराज्य के सैन्य बल ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फिजी के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिजी की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने स्वागत समारोह के लिए सभी को धन्यवाद दिया और अपनी परंपराओं और विरासत को संरक्षित रखने के लिए फिजी वासियों की प्रशंसा की। फिजी के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित होने पर राष्ट्रपति जी को बधाई। ये प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। ये राष्ट्रपति जी के नेतृत्व के साथ साथ भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक लोगों के जुड़ाव की भी मान्यता है। और उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रदेश के सभी प्राधिकरणों, आवास विकास सहित संपत्ति को लेन देन करने वाले विभागों में ई रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है। ये नया कदम सरकारी विभागों से शुरू हो चुका है, जिससे नागरिकों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। ऐसी शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है। प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की डीडी न्यूज़ से खास बातचीत और उन्होंने बताया कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के विभाजन और अपनी संपत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया का सरलीकरण होगा।
योगी सरकार एक और तोहफा देने जा रही है स्टाम्प में छूट का, वो क्या कुछ प्रक्रिया है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि जनता में सरलता सहजता हो, घर परिवार में अच्छे रिश्ते बने रहें। ये देखा जा रहा है कि एक एक फुट जमीन के लिए कत्लें हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी आपस में न बंटने के कारण से डम पड़ी हुई है, नौजवानों का विकास रुका हुआ है। इस कारण से उनके जो खानदानी प्रॉपर्टी है उनके बीच में बांटा जाना है, तो उनके पास ऑप्शन वन होता है कि वो तहसील में जाते हैं, कुटुंब रक्षा बनाते हैं, टाइम लगता है, या तो ऑप्शन बी जाते हैं तो सिविल में मुकदमा करना पड़ता, टाइम लगता है। वो सीधे रजिस्ट्री विभाग आ जाएंगे और एक फिक्स अमाउंट है जिस पर विचार कर रहे हैं, शायद 5,000 हो जाए शायद, तो उस पर जमा करके पूरे 3-4 जनसर पूर्व के आपके बंटवारे सेटलमेंट वो तुरंत कर दी जाएंगे। ऑनलाइन सुविधा मोबाइल पर भी उपलब्ध है स्टाम्प खरीदने की, कैसे आम आदमी इसका प्रयोग कर सकता है? जिसे माना कि आपको स्टाम्प लेना है 50 रुपये का, तो आपने 50 रुपये स्टॉक होल्डिंग विभाग के साइट पर जाएंगे और अपना नाम डालते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी परचेस करना है 10 रुपये का स्टाम्प पर। वो पूछता है कि पर्पज़ क्या है, तो आप डालते हैं मेरा पर्पज़ ये है। डालने के बाद आप डाल देंगे, उसके बाद आपने उतना उनका पेमेंट कर दिया 10 रुपये का या 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, तो आप पे करेंगे तो आपको तुरंत उस नाम से वहाँ से आपके पास वापस आ जाएगा, उसका प्रिंट निकाल लेंगे। लिमिटेशन कितनी है, कितने तक का? 100 का भी किया, 100 तक किया, 100 रुपये तक का। 100 रुपये तक का स्टाम्प अब आप सीधे अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री की भी सुविधा शुरू कर दी है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और खेल की खबरों में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले शुरुआत करने आए और उन्होंने अपना इस सत्र का शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो किया, जो 84 मीटर की क्वालिफिकेशन से काफ़ी अधिक था। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बेहतरीन शुरुआत की है और उनसे फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं एक और भारतीय एथलीट किशोर जैना ने क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया, लेकिन वो फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अब सभी भारतीयों की नज़र 8 अगस्त को होने वाले फाइनल पर लगी है, जब फाइनल में नीरज चोपड़ा एक बार फिर से भारत की ओर से स्वर्ण पदक की दावेदारी पेश करते नजर आएंगे। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।